Hello everyone, I am Ritunjay. Welcome back to my channel. Please subscribe my channel and like it and press the bell icon. Today we are going to start the second part of class 8 history chapter 2 from trade to territory the company establishes power. हम लोग ने लास्ट पार्ट में देखा था कि कैसे यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया आई, क्यों ट्रेड करना चाहती थी, फिर कैसे ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे एक ट्रेडिंग कंपनी से टेरिटोरियल पावर में बदलने लगी। हम लोग ने ये देखा कि कैसे ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद इनको दीवानी राइट्स मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, फिर उसके बाद कैसे हिस्ट्री चेंज से होने लगी इंडिया की, और उसके बाद ये भी देखा कि दीवानी राइट्स के बाद क्या हुआ कि इंडिया से ब्रिटेन मनी का ड्रेन भी शुरू हो गया। अब आज हम लोग उसके आगे से शुरू करेंगे। उसमें सब टॉपिक्स हैं आज के, कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नबोब्स, फिर कंपनी रूल एक्सपैंड्स, टीपू सुल्तान, वॉर विद द मराठास, द क्लेम टू पैरामाउंसी, एंग्लो सिख वॉर, द डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स, सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, द कंपनी आर्मी, और फिर कंक्लूजन। अब आते हैं पहले सब टॉपिक पे, कंपनी ऑफिशियल बिकम नबोब्स। अब मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि कैसे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए, फिर दीवानी राइट मिलने के बाद जो है इंडिया से ब्रिटेन एक तरीके का मनी का ड्रेन शुरू हो गया। तो आप लोग ये देखिए, रॉबर्ट क्लाइव जो थे उन्होंने खुद ब्रिटिश मोनार्क को जो है एक लेटर लिखा था कि इंडिया से कंपनी जो है ब्रिटेन 2 मिलियन स्टर्लिंग्स 2 मिलियन स्टर्लिंग्स जो है पर ईयर भेजती है, पर ईयर ब्रिटेन इंडिया से, और वो भी कैसे, केवल 3 प्रोविंसेस की दीवानी राइट्स थे, इतने में ही वो जो है 2 मिलियन स्टर्लिंग्स जो है ब्रिटेन कंपनी भेजती थी। तो आप लोग ये देखिए कि कंपनी के ऑफिशियल खुद ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ड्रेन हो रहा है इंडिया से ब्रिटेन मनी का। अब आते हैं कि ये जो नवाब होते थे यहाँ पे, जो अभी देखा हम लोग ने पार्ट 1 में कि पपेट रूलर्स से पहले जो प्रॉपर नवाब्स होते थे उनके पास अथॉरिटी के साथ साथ वास्ट सम ऑफ मनी के ऊपर भी एक तरीके से कब्जा रहता था, क्योंकि वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। तो क्या हुआ कि जब पपेट नवाब्स आ गए, मतलब कि जो कंपनी के पपेट्स टाइप के जो नवाब आए, तो उससे क्या हुआ कि कंपनी ऑफिशियल्स को उन नवाबों ने जो है वो देना शुरू किया गिफ्ट्स। अब अगर वो गिफ्ट्स नहीं देते थे नवाब ऑफिशियल्स को, तो फिर ऑफिशियल्स सही तरीके से काम नहीं करते थे उनका, नवाब्स का, उनको परेशान करते थे। तो ये जो हुआ कि गिफ्ट जो है देना शुरू हो गया, जैसे कि लैंड, ऑर्नामेंट्स, ये सारी चीज़ें। और गिफ्ट्स के अलावा मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि कैसे कंपनी ऑफिशियल्स अपनी प्राइवेट ट्रेड भी करते थे। तो ये सब होने के बाद जब उन लोग अच्छी खूब फॉर्च्यून कमा के इंडिया से वापस ब्रिटेन जाते थे, तब क्या होता था कि वहाँ पे काफ़ी लैविश लाइफ जीते थे नवाब की तरह। तो ये नाम पड़ गया, एंग्लिसाइज्ड वर्जन है नवाब का, नबोब्स। तो वहाँ पे इन लोग को कहने लगे नबोब्स, कि जैसे इंडिया में नवाब रहते थे वहाँ पे नबोब्स की तरह ब्रिटिश ऑफिशियल्स कंपनी के रहने लगे। अब आप लोग देखिए, रॉबर्ट क्लाइव जो है 18 ईयर की एज में 1743 में इंडिया आए थे और 1767 में वापस चले गए। और जो इंडिया में इतने बीच कमाई हुई उनकी फॉर्च्यून थी वो थी 4,01,102 पाउंड्स। तो आप लोग ये देखिए कि ये एग्जाम्पल मिल गया कि कैसे रॉबर्ट क्लाइव जो कंपनी के कमांडर थे उन्होंने ही कितना कमा लिया, तो और कितने ऑफिशियल्स भी कितना ज़्यादा पैसा कमाते होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक पे, कंपनी रूल एक्सपैंड्स। 1757 और 1857 के बीच जो है ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन स्टेट्स की टेरिटरी को अपनी टेरिटरी में काफ़ी ज़्यादा मिलाती थी, मतलब कई स्टेट को अपनी टेरिटरी में मिला लिया था। अब लेकिन उसमें खास बात क्या थी कि कंपनी कभी भी डायरेक्ट मिलिट्री अटैक जो है नहीं करना चाहती थी किसी भी स्टेट पे। वो अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और डिप्लोमेटिक मेथड्स को इस्तेमाल करती थी स्टेट्स को एनेक्स करने के लिए। अब बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में हुई, उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी ने इंडियन स्टेट्स में अपने रेसिडेंट्स लगा दिए। अब रेसिडेंट्स क्या थे, एक तरीके के पॉलिटिकल या कॉमर्शियल एजेंट्स, मतलब कि कंपनी के लोग, कंपनी के आदमी सारे इंडियन स्टेट्स में लगा दिए। अब देखिए, जेम्स मिल हिमसेल्फ रोट, वी प्लेस अ रेसिडेंट हु इज रियली द किंग ऑफ द कंट्री। अब इसका क्या मतलब है कि जेम्स मिल देखिए खुद लिख रहे हैं कि हम जो रेसिडेंट्स लगाते हैं वो एक तरीके का राजा होता है उस टेरिटरी का,
मतलब कि रेसिडेंट की मर्जी के खिलाफ उस स्टेट में कोई काम नहीं होता। और रेसिडेंट की मर्जी क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी की मर्जी, क्योंकि रेसिडेंट जो है कंपनी के ही आदमी रहते थे। तो जब तक ऐसे चलता रहता था कि मतलब स्टेट्स जो है रेसिडेंट की हिसाब से ही काम करते थे, तब तक सब चीज़ सही चलती थी। लेकिन जिस दिन ऐसा होता था कि रेसिडेंट्स की मर्जी के खिलाफ अगर काम हो जाता था स्टेट्स में, तब जो है कंपनी डायरेक्ट मिलिट्री अटैक करने का सोचती थी। अब हम लोग ने देखा कि कैसे कंपनी रेसिडेंट्स इंडियन स्टेट में लगा के धीरे धीरे अपनी टेरिटरी को बढ़ा रही है। अब नेक्स्ट क्या था तरीका कंपनी का, सब्सिडरी अलायंस। अब हम लोग ने पिछले पार्ट में देखा कि कैसे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से अवध के नवाब जो शुजाउद्दौला थे उनके ऊपर सब्सिडरी अलायंस टाइप का ही एक अलायंस लगा दिया। अब ये सब्सिडरी अलायंस में क्या है कि इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस। मतलब कि इंडियन स्टेट्स, इंडियन रूलर्स जो थे वो अपनी खुद की आर्मी नहीं रख सकते थे। उन्हें कंपनी की आर्मी का जो है खर्चा पूरा उठाना होता था। फिर अगर कभी ज़रूरत पड़ती थी तो कंपनी की आर्मी जो है उनकी मदद करती थी। अब इससे हम लोग ने पिछले पार्ट में भी देखा था कि कैसे एक तरीके से डिपेंडेंस हो जाती है कंपनी के ऊपर। तो एक ये भी तरीका हो गया। अब जैसे उस समय लगाया गया था अवध के ऊपर सब्सिडरी अलायंस, तब तो उस समय तो पैसे दे दिए शुजाउद्दौला ने कंपनी की फोर्सेस के लिए। लेकिन 1801 में जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल थे इंडिया के, तब अवध के नवाब उस टाइम के कंपनी की फोर्सेस के लिए पैसा नहीं दे पा रहे थे। तब क्या हुआ कि उनकी जो है अवध की आधी टेरिटरी जो है कंपनी ने अपने में शामिल कर ली। अब हम लोग ने रेसिडेंट्स के बारे में देख लिया, सब्सिडरी अलायंस के बारे में देख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक पे, टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। अब हम लोग ने ये देखा था कि कंपनी जल्दी मिलिट्री अटैक डायरेक्ट नहीं करती थी किसी भी स्टेट पे, जब तक कि उसे ये नहीं लगता था कि उसे उसके किसी पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को खतरा हो रहा है। अब ऐसे ही एक चीज़ हुई मैसूर स्टेट के साथ। मैसूर स्टेट जो है, जो वहाँ के रूलर थे हैदर अली और उनके काफ़ी फेमस बेटे टीपू सुल्तान, उनके अंडर में काफ़ी पावरफुल हो गया था। अब हम लोग थोड़ा सा टीपू सुल्तान के बारे में जान लेते हैं। टीपू सुल्तान का पूरा नाम था बादशाह नसीबुद्दौला सुल्तान मीर फतेह अली बहादुर साहब टीपू। वो जो है 15 साल की जब थे, 15 ईयर्स के, तब उन्होंने फर्स्ट जो मैसूर वॉर हुई थी 1766 में, फर्स्ट मैसूर वॉर, वो अपने फादर के साथ लड़ने भी गए थे उस वॉर में। अभी उस वॉर के बारे में आगे जानते हैं। जो मालाबार कोस्ट हम लोग ने पिछले पार्ट में भी देखा था, जो केरल की मालाबार कोस्ट है, वहाँ से यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज पेपर, कार्डमम, कॉटन, ये सारी चीज़ों की ट्रेड करती हैं। लेकिन क्या था कि ये मालाबार कोस्ट मैसूर के अंडर आता था। मैसूर काफ़ी उस समय पावरफुल किंगडम था, काफ़ी बड़ा था। और मैसूर के रिलेशन जो है ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी से काफ़ी अच्छे नहीं थे। उनके रिलेशनशिप फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। तो इस वजह से क्या हुआ, जब टीपू सुल्तान बने वहाँ के रूलर, तब उन्होंने ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी से कह दिया कि आप मैसूर स्टेट से कोई ट्रेड नहीं कर सकते, मतलब कि मालाबार कोस्ट कहीं से। और टीपू सुल्तान ने अपने ट्रेडर्स से भी कह दिया कि आपको ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ट्रेड नहीं करनी है। और टीपू सुल्तान फ्रेंच की आर्मी और नेवी की मदद से अपनी उन्होंने आर्मी को काफ़ी मॉडर्नाइज कर लिया। और जो वहाँ के फ्रांस के जो मिलिट्री चीफ थे, जो बाद में वो बन गए डिक्टेटर फ्रांस के, नेपोलियन बोनापार्टे, वो भी टीपू सुल्तान के साथ अलायंस करना चाहते थे। ये हम लोग ने देखा कि कैसे फ्रांस के साथ अच्छी रिलेशन बना लिया था मैसूर स्टेट ने। तो इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश काफ़ी ज़्यादा फ्यूरियस हो गए, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए। उस वजह से 4 वॉर्स हुई थी मैसूर स्टेट और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। जो पहली वॉर थी वो हैदर अली के अंडर में लड़ी गई थी और बाकी 3 टीपू सुल्तान के अंडर में। जो पहली वॉर थी उसमें एक तरीके से कोई भी विक्ट्रियस नहीं हुआ था, न्यूट्रल थी। दूसरी वॉर में टीपू सुल्तान जीते थे। तीसरी वॉर में क्या था कि एक तरीके से मैसूर स्टेट ने सरेंडर किया था कंपनी के आगे, और उन मैसूर स्टेट को कंपनी को 3 करोड़ 30 लाख देना था ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब उस समय इतने ज़्यादा पैसे थे नहीं मैसूर स्टेट के पास।
तो उस समय के जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान के 2 बेटों को अपने साथ ले गए और कहा कि जब आप हमें पैसे दोगे तो हम आपके बेटों को लौटा देंगे। तो कुछ टाइम बाद फिर टीपू सुल्तान ने पैसे दे के अपने बेटों को लौटा लिया था। फिर जो 4th बैटल हुई थी उसमें मैसूर स्टेट को हरा दिया गया था, टीपू सुल्तान जो है उनको भी मार दिया गया था, और ये बैटल हुई थी 1799 में। इस बैटल का नाम था बैटल ऑफ श्रीरंगापत्तम। इसमें पूरी तरीके से मैसूर स्टेट हार गया था। इसके बाद क्या हुआ कि जब मैसूर स्टेट हार गया तो जो हैदर अली के पहले जो डायनेस्टी रूल करती थी वोडेयार्स, उनको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वापस ले आई कि आप रूल करो मैसूर पे, और स्टेट पे सब्सिडियरी अलायंस लगा दिया। तो इससे क्या हुआ, एक तरीके से ये स्टेट भी जो है कंपनी में शामिल हो गया, कंपनी की टेरिटरी में। अब हम लोगों ने ये एंग्लो मैसूर वॉर्स और ये सारी चीज़ों के बारे में देख लिया। अब थोड़ा सा टीपू सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देख लेते हैं। उन्होंने मैसूर में काफ़ी अच्छे इनोवेटिव एडमिनिस्ट्रेशन के जो है कई सारे चीज़ें लाई थी, जैसे कि नया कॉइनेज सिस्टम लाए थे, नया कैलेंडर लाए थे, नया रेवेन्यू सिस्टम लाए थे, और एक जो काफ़ी बड़ी उनकी अचीवमेंट थी वो था कि ग्रोथ ऑफ मैसूर सिल्क इंडस्ट्री। मैसूर सिल्क वहाँ पे मैसूर में सिल्क जो है प्रोडक्शन नहीं होता था टीपू सुल्तान के पहले। जब टीपू सुल्तान आए तो उन्होंने अपने ऑफिशियल्स को असम भेजा कि वो वहाँ पे जाके देखें कि किस तरह से सिल्क का प्रोडक्शन होता है। वो वहाँ से आए, तब जो है टीपू सुल्तान ने मैसूर में भी जो है अपना सिल्क का प्रोडक्शन शुरू करवाया। ये उनकी काफ़ी बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। दूसरी काफ़ी बड़ी जो अचीवमेंट है वो रॉकेट आर्टिलरी और उसका यूज़ मैसूर में टीपू सुल्तान के अंडर में ही शुरू हुआ। हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, उन्होंने कहा था कि ही वॉज द इनोवेटर ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट वॉर रॉकेट, मतलब कि उन्होंने ही वॉर रॉकेट दुनिया का पहला वॉर रॉकेट बनाया था, उसे यूज़ किया था। अब ये हो गए उनके 2 बड़े अचीवमेंट कि एक सिल्क इंडस्ट्री, दूसरा वॉर रॉकेट। ये जो वॉर रॉकेट था ये आयरन कास्टेड था, जो कि मैसूर में ही प्रोडक्शन हुआ था जिसका, और मैसूर स्टेट ने ही वॉर्स में यूज़ किया था। अब उनका जो तीसरा सबसे बड़ा जो एक अचीवमेंट था वो था मैसूर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उन्होंने अपने राज्य में मैसूर की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कर ली थी। अब उस समय जो पर कैपिटा थी, मतलब कि पूरे मैसूर के स्टेट के लोगों का एवरेज इनकम पर पर्सन जो थी वो था $2000 पर ईयर। $2000 उस समय वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा था पर कैपिटा। ब्रिटेन का उस समय पर कैपिटा इनकम थी $1706 और मैसूर की $2000। तो आप लोग देखिए कि कितना ज़्यादा उन्होंने अपनी इकॉनमी को पावरफुल बना लिया था। तो ये जो 3 जो उनकी अचीवमेंट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी और काफ़ी बड़ी मानी जाती हैं पूरे मैसूर या पूरे इंडियन हिस्ट्री में। अब हम लोगों ने टीपू सुल्तान के बारे में पूरा अच्छी तरीके से देख लिया, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की और थोड़ी पॉलिसीज़ के बारे में देख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक पे, वॉर विथ मराठास। मराठा एम्पायर काफ़ी पावरफुल एम्पायर था, लेकिन 3rd बैटल ऑफ पानीपत जो थी 1761 में जो लड़ी गई थी मेनली अफगान्स और मराठा एम्पायर के बीच में, उसमें मराठा हार गए थे। वो करना चाहते थे कि दिल्ली से पूरे इंडिया पे रूल करें, लेकिन जब वो हार गए तब फिर ये चीज़ ख़त्म हो गई। और ये 3rd बैटल ऑफ पानीपत के बाद थोड़ा धीरे धीरे मराठा एम्पायर कमज़ोर भी हो गया। अब ये जो मराठा एम्पायर था ये काफ़ी बड़ा एम्पायर था और काफ़ी दूर दूर थी इसकी टेरिटरीज। तो क्या था कि ये चीफ्स में जो है टेरिटरीज बटी हुई थी, मतलब कि मराठा एम्पायर के कुछ चीफ्स, कुछ लोगों को जो है छोटी छोटी टेरिटरीज दे दी जाती थी रूल करने के लिए, और उन टेरिटरीज के जो चीफ होते थे वो जो है एक पेशवा के अंडर होते थे। पेशवा क्या? प्रिंसिपल मिनिस्टर, एक तरीके के प्रिंसिपल मिनिस्टर जो पेशवा, वो पुणे में उनका हेडक्वार्टर था। तो चीफ सारे पेशवा के अंडर आते थे। लेकिन जब ये 3rd बैटल ऑफ पानीपत हुई उसके बाद उसके पहले से ही था कि चीफ्स में बटी हुई थी मराठा एम्पायर, तो ये सारे चीफ्स आपस में लड़ते रहते थे अपने, मतलब कि एक अच्छा सा आपस में मिलजुल के नहीं रहते थे।
लड़ाई झगड़ा, किसी को नीचा दिखाना, ऐसा करना, ये सब चलता रहता था। इससे मराठा एम्पायर काफ़ी जो है कमज़ोर होना शुरू हो गया। तो इसमें जो है ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि ये अच्छा मौका है, इसमें जो है हम लोग मराठा पे भी कब्जा कर लेते हैं। तो मराठा और ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 3 वॉर्स हुई थी। जो फर्स्ट वॉर थी वो ट्रीटी ऑफ सालबाई से ख़त्म हो गई थी 1782 में। ट्रीटी ऑफ सालबाई क्या था? इसमें था कि ये ब्रिटिश और मराठा 20 इयर्स तक कोई वॉर नहीं करेंगे, इस ट्रीटी ऑफ सालबाई में था। इसमें तो ये ट्रीटी से ही पता चल रहा है कि कोई क्लियर विक्टर नहीं था। फिर जो दूसरी सेकेंड वॉर थी वो 1803 और 1805 के बीच लड़ी गई थी। ये देखिए एग्जैक्टली 20 इयर्स के बाद है ट्रीटी ऑफ सालबाई के। ये सेकेंड मराठा वॉर डिफरेंट फ्रंट्स पे लड़ी गई थी और इसमें क्या था कि ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को उड़ीसा और जो टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ यमुना थी, मतलब यमुना के नॉर्थ में जो टेरिटरीज थी वो ब्रिटेन को मिल गई सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में। जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी 1817 और 1819 के बीच में, उसमें मराठा पावर मराठा एम्पायर को पूरी तरीके से हरा दिया था ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने और पूरा कब्जा कर लिया था मराठा एम्पायर के ऊपर। और जो पेशवा थे उनको हटा दिया गया था और बिठूर भेज दिया गया था जो कानपुर के पास है एक पेंशन के साथ। अब हम लोगों ने वॉर विद मराठास देख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक पे, द क्लेम टू पैरामाउंट सी। अब कंपनी के जब गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स बने 1813 और 1823 के बीच थे ये गवर्नर जनरल, इन्होंने काफ़ी अग्रेसिव पॉलिसी लाई, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट सी। अब इस पॉलिसी में क्या था कि इन्होंने सब इंडियन स्टेट से कह दिया कि आप हमसे इन्फीरियर हो, मतलब कि आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इन्फीरियर हो। ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सुप्रीम पावर है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो क्या था कि प्रिंसली स्टेट ज़्यादातर मान गए इस पॉलिसी को, क्योंकि वो चाहते थे कि लड़ाई ना हो ज़बरदस्ती की, क्योंकि वो देख चुके थे कि कितने जो है उन्होंने एम्पायर्स को हरा चुके थे वो पहले ही। तो लेकिन अब ऐसा ही नहीं है कि सारे ही स्टेट्स मान गए, कुछ छोटे स्टेट्स थे जैसे कि किट्टूर कर्नाटक का स्टेट था एक, आज का जो कर्नाटक है वहाँ उस समय का स्टेट था। वहाँ की रानी चन्नम्मा जो थी उन्होंने एक एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट भी चलाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको 1824 में अरेस्ट कर लिया गया और उनकी डेथ हो गई 1829 में। तो एक तरीके से इनकी ये पॉलिसी भी सक्सेसफुल हो गई थी इंडिया में टेरिटरी एक्सपेंशन के रूप में। अब हम लोगों ने लॉर्ड हेस्टिंग मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पैरामाउंटसी की पॉलिसी के बारे में जान लिया। अब आते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक पे, एंग्लो सिख वॉर्स। अब क्या था कि 1830s में ईस्ट इंडिया कंपनी रशिया से डरने लगी थी। वो सोचती थी कि कहीं रशिया जो है अब नॉर्थ वेस्ट फ्रंट से, मतलब कि अफगानिस्तान के रास्ते से इंडिया में ना घुसा है। इस वजह से अफगानिस्तान के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी लंबी वॉर लड़ी 1838 और 1842 के बीच में, और एक तरीके का इनडायरेक्ट रूल अफगानिस्तान के ऊपर अपना बना लिया, मतलब कि जीत गया ईस्ट इंडिया कंपनी वॉर में जीत गई। और उसके बाद एक इनडायरेक्ट रूल, मतलब कि वहीं के रूलर्स को बना दिया कि आप रूल करो, लेकिन जो टेरिटरी वो अफगानिस्तान ईस्ट इंडिया कंपनी की मानी जाएगी। अब ये अफगानिस्तान को अपनी टेरिटरी में मिलाने के बाद वो सोचने लगे कि सिख रीजन और पंजाब और पूरा सिख रीजन भी अपनी टेरिटरी में मिला लें, लेकिन 1839 तक वहाँ के जो महाराजा थे, महाराजा रंजीत सिंह, तो वो कंपनी को नहीं अपनी टेरिटरी के अंदर घुसने देते थे। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रूलर थे, लेकिन उनकी डेथ हो गई 1839 में। तब कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि अब ये अच्छा मौका है, अब सिख रीजन को भी अपनी टेरिटरी में मिला लेते हैं। तो इस वजह से फिर हुई फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, जो कि 1845 और 1846 के बीच लड़ी गई थी, और ये वॉर ख़त्म हुई थी ट्रीटी ऑफ लाहौर से, जो कि 9 मार्च 1846 को हुई थी। इसमें जो सिख एम्पायर था उसको जलंधर, दोआब, कश्मीर और हज़ारा एक नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस थी, वो इतने सारे ये 3 रीजन देने थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल रीजन थे, काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज भी थी।
ये रीजन लगभग आप लोग समझ लीजिए कि जो रिवर बीज है और रिवर इंडस के बीच का रीजन था। अब हम लोगों ने ये देखा कि ट्रीटी ऑफ लाहौर से कैसे कश्मीर का रीजन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। अब एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं, आजकल काफ़ी चर्चा में भी है। जम्मू कश्मीर जो इस समय यूनियन टेरिटरी है, वो जम्मू कश्मीर उसका नाम ही कैसे पड़ा? गुलाब सिंह जो जम्मू के राजा थे, गुलाब सिंह, उन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर से 7.5 मिलियन नानक शाही रुपीस में कश्मीर रीजन को ईस्ट इंडिया कंपनी से खरीद लिया था। तो इस वजह से इसका नाम पड़ गया जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जो गुलाब सिंह थे उनको कहे जाने लगे कि महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू के तो वो राजा थे और उसके बाद उन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर से कश्मीर को भी खरीद लिया। तो इस तरह से आज तक वही नाम चलता आ रहा है, जम्मू एंड कश्मीर। अब ये हम लोग ने थोड़ा सा कश्मीर के बारे में जान लिया। अब ये सारी चीज़ें थी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में। जो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर थी वो लड़ी गई थी 1848-1849 के बीच में। अब इसमें जैसा हमेशा हो रहा है वैसे ही ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिख एम्पायर को हरा दिया और पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे अपना कब्जा पूरी तरह से बना लिया। अब हम लोगों ने एंग्लो सिख वॉर्स के बारे में देख लिया। अब आते हैं ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की नेक्स्ट एनेक्सेशन की पॉलिसी पे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये पॉलिसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1858 तक चलाई थी और ये पॉलिसी लाए थे लॉर्ड डलहौजी, गवर्नर जनरल थे। इस पॉलिसी में था क्या कि जैसे कि कोई इंडियन स्टेट है, वहाँ के राजा अपने बिना किसी मेल हेयर के मर जाते हैं। मतलब कि जैसे कि कोई राजा है वो अपने बिना जैसे कि मेल सन के मर गया अगर वो, तो उसकी जो टेरिटरी है वो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली जाएगी। वो राजा ये भी नहीं कर सकता कि किसी को अडॉप्ट कर ले, ऐसा भी नहीं। रियल सन होगा तभी वो टेरिटरी पास ऑन होगी उसके हेयर को। अब इससे क्या हुआ कि जैसे कि पहले ये था कि रूलर्स को अपने एक पावर रहती थी कि अपना वो हेयर चुने, अपना उत्तराधिकारी चुन लें कि कौन राजा बनेगा। अब लेकिन ये पावर भी एक तरीके से कंपनी के पास चली गई कि अगर रियल सन नहीं होगा तो आपकी टेरिटरी कंपनी के पास गई। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में एक और चीज़ थी, उसमें क्या था कि अगर वो कंपनी डिसाइड करती थी कि अगर कोई टेरिटरी, इंडिया का कोई स्टेट मिस गवर्नेंस कर रहा है, मतलब कि ठीक से अगर काम नहीं कर रहा है, तो वो उसको भी अपनी टेरिटरी में ले लेंगे। अब इसमें मज़ेदार बात क्या थी कि ये था कि वो टेरिटरी खुद ही डिसाइड करते थे कि कौन से टेरिटरी मिस गवर्नेंस कर रही है। अब इससे क्या था कि अगर किसी भी टेरिटरी को वो लेना चाहे, कह दें कि ये मिस गवर्नेंस कर रहा है। ऐसा ही हुआ 1856 में अवध को ऐसे ही ले लिया गया था, मिस गवर्नेंस कह दिया कि नवाब जो है ठीक से गवर्न नहीं कर पा रहे हैं अवध को। अब इससे एक बहुत बड़ी चीज़ हुई। इससे क्या हुआ कि जो 1857 का काफ़ी ग्रेट रिवोल्ट था, रेबेलियन था, इस वजह से ही अवध के लोग उसमें जुड़े थे। मतलब कि ये जो एक तरीके का ह्यूमिलिएशन हो गया था, एक तरीके की बेइज्जती हो गई थी, इस वजह से ही उस रिवोल्ट में अवध के लोग जुड़े थे। अब केवल अवध ही नहीं था जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर लिया गया था, कई सारे स्टेट्स थे, इंडियन स्टेट्स, जैसे कि सतारा, संबलपुर, उदयपुर, झांसी और भी कई सारे थे। तो इतने सारे स्टेट केवल एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी से ब्रिटेन ने अपनी टेरिटरी में मिला लिए। अब हम लोगों ने वॉर्स के बारे में जान लिया, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की एनेक्सेशन पॉलिसीज़ के बारे में जान लिया। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि कैसे वो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे इंडिया में। एक एडमिनिस्ट्रेशन पे तो एक पूरा चैप्टर ही है आगे, 3rd चैप्टर, लेकिन इसमें भी हम लोग थोड़ा देखेंगे। जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वॉरेन हेस्टिंग, वो थे 1773 और 1785 के बीच में। उस समय कंपनी के पास बंगाल की प्रोविंस तो थी ही, साथ में बॉम्बे और मद्रास भी था, और इन जो तीनों प्रोविंसेस को प्रेसिडेंसीज कहते थे। उस समय था उनके पास बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, और इनको कहते थे प्रेसिडेंसीज। और ये तीनों प्रेसिडेंसी के एक एक गवर्नर्स होते थे, गवर्नर। और जो ये तीनों गवर्नर के जो हेड होते थे वो गवर्नर जनरल होते थे। और जो पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग, वो काफ़ी
एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंडिया का ये 3 प्रोविंसेस में लेके आए थे। जैसे उनका मेन काम रिफॉर्म में था जुडिशरी सिस्टम में। अब जैसे कि उन्होंने हर एक डिस्ट्रिक्ट को 2 कोर्ट्स दिए, एक था क्रिमिनल कोर्ट जिसको उस समय फौजदारी अदालत भी कहा जाता था, और एक सिविल कोर्ट जो कि दीवानी अदालत भी कहा जाता था। ये 2 कोर्ट उस समय ये एक तरीके का रिफॉर्म लाए थे वॉरेन हेस्टिंग। अब जो सिविल कोर्ट में जो लॉ इंटरप्रेट करते थे वो मुस्लिम मौलवीज और हिंदू पंडित्स, वो क्या करते थे कि इंडियन जो लॉज थे पहले के इंडियन लॉज, उसको इन लोग मुस्लिम मौलवीज और हिंदू पंडित यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के लिए इंटरप्रेट करते थे। मतलब कि उनको समझाते थे कि ये लॉ ऐसे काम, ये लॉ ये बताता है इंडिया का, ये ऐसे बताता है। और जो क्रिमिनल कोर्ट था वो उस टाइम जब ये रिफॉर्म्स के टाइम पर भी काजी और मुफ्ती के अंडर ही था। अब काजी क्या थे उस समय के? काजी जो थे उनको, जो जज रहते थे उस समय के, उनको काजी कहा जाता था, जज। और मुफ्ती क्या थे? जो लॉज को इंटरप्रेट करते थे, मतलब वो लोगों को लॉज समझाते थे। तो जो क्रिमिनल कोर्ट था वो उस समय भी काजी और मुफ्ती के अंडर ही था। लेकिन क्या था कि जो यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स थे उनके सुपरविजन के अंडर था। ऐसा नहीं कि कुछ भी अपने मन से कर दें, वो भी एक तरीके से ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में ही थे ये क्रिमिनल कोर्ट भी। तो ये देख लिया कि ये 2 रिफॉर्म्स वॉरेन हेस्टिंग्स लेके आए यहाँ पे 3 प्रेसिडेंसीज में। अब कोर्ट्स में थोड़ा एक प्रॉब्लम हो रही थी कि जैसा कि अभी हम लोग ने देखा कि यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के लिए हिंदू पंडित्स और मुस्लिम मौलवीज लॉज इंटरप्रेट कर रहे थे। अब लेकिन उस समय क्या था कि डिफरेंट धर्मशास्त्र रहते थे। अब उसमें क्या रहता था कि किसी धर्मशास्त्र में कोई लॉ लिखा है, किसी में कुछ लिखा है। तो जब ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को बताए जाते थे ये लॉज, तो वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते थे। ये रहता था कि मतलब कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो ठीक से एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा था। तब इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए 1775 में 11 पंडित्स को, मतलब कि 11 पंडित से कहा गया कि वो एक तरीके का डाइजेस्ट बनाए हिंदू लॉज का डाइजेस्ट मतलब कि एक तरीके की बुक बनाए जिसमें कि ये सारे धर्मशास्त्र के मिले जुले लॉज हों और जो अच्छे से समझ में आए। ये चीज़ हुई थी 1775 में। और ये जो बनाया गया था डाइजेस्ट, इसको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था NB हैलहेड ने। अब ये चीज़ हो गई हिंदू लॉज के बारे में। अब यही सेम चीज़ 1778 में मुस्लिम लॉज के बारे में भी हुई। उसमें भी उनको कहा गया कि आप यही चीज़ करिए, बना के कंबाइन करके दीजिए। अब ये तो हम लोगों ने हिंदू लॉज मुस्लिम लॉज के बारे में जान लिया। अब 1774 में फोर्ट विलियम पे कैलकाटा में जो था, हम लोग ने पिछले पार्ट में देखा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ये बनाया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर। ये एक रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर बनाया था फोर्ट विलियम पे। ये जो है हाईएस्ट जुडिकेचर, मतलब कि हाईएस्ट जुडिकेचर कोर्ट था बंगाल, ये सारी प्रोविंसेस का। कब तक? 1862 तक। 1774 से 1862 तक ये हाईएस्ट था। लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा बन गया इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 के अंदर। मतलब कि ये जो एक एक्ट था इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, इसके अंदर हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा बन गया, जो आज तक चलता आ रहा है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट था, ये जो हाईएस्ट पावर था जुडिकेचर का, केवल 1862 तक। उसके बाद फिर हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा आ गया। और ये जो सुप्रीम कोर्ट था, उसके फर्स्ट चीफ जस्टिस थे सर एलिजाह इम्पे, जो सुप्रीम कोर्ट था उसके। और जो क्रिमिनल ये चीज़ें जो थी, ये थी सिविल कोर्ट्स के बारे में। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट जो बनाया गया था वो था सदर निजामत अदालत, ये भी कैलकाटा में ही बनाया गया था। ये क्रिमिनल कोर्ट सबसे बड़ा क्रिमिनल कोर्ट था, सदर निजामत अदालत। अब हम लोगों ने ये जान लिया इसके कोर्ट्स के बारे में। अब थोड़ा सा कलेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। कलेक्टर एक प्रिंसिपल फिगर बन गए थे इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स में।
अब लेकिन पहले ये देख लेते हैं कलेक्टर्स थे कौन। कलेक्टर, अब जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, कलेक्टर्स की जॉब थी कि वो रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करें और मेंटेन करें लॉ एंड ऑर्डर जजेस और पुलिस ऑफिसर्स की हेल्प से। मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर है, उसको रेवेन्यू कलेक्ट करना है, लोगों से टैक्स कलेक्ट करना है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है जजेस और पुलिस ऑफिसर्स की हेल्प से। और जो कलेक्टर का ऑफिस था कलेक्ट्रेट, वो एक तरीके का नया सेंटर ऑफ पावर बन गया, न्यू सेंटर ऑफ पावर बन गया हर एक डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। मतलब कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक पावर का सेंटर बन गया। हर डिस्ट्रिक्ट में होते थे ये कलेक्ट्रेट, हर डिस्ट्रिक्ट में होते थे और हर डिस्ट्रिक्ट का एक कलेक्टर होता था। तो इस तरीके से कि कलेक्टर एक तरीके का सेंटर ऑफ कलेक्ट्रेट एक तरीके का सेंटर ऑफ पावर बन गया। और ये चीज़ आज तक चलती आ रही है, जो हम लोग देखते हैं कि IAS ऑफिसर वही कलेक्टर ही बनते हैं। अब हम लोग कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को देख लिए हैं, अब आते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी की आर्मी को। जो मुगल आर्मी थी वो काफ़ी ज़्यादा कैवेलरी से डोमिनेटेड रहती थी। और कैवेलरी क्या है? कैवेलरी घोड़सवार, मतलब जो घोड़े पे चढ़ के जो लड़ते थे वो। अब लेकिन जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया, गन्स आ गई, जो मस्केट्स और मैच लॉक्स, काफ़ी भारी गन्स होती थी उस समय जो यूज़ की जाती थी, वो कैवेलरी पे जो लोग कैवेलरी जो फोर्सेस थी वो नहीं यूज़ कर पाती थी घोड़े पे बैठ के। तब ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि अब हम उनको जो है इन्फेंट्री बढ़ानी पड़ेगी अपनी। इन्फेंट्री मतलब कि जो पैदल चलने वाली फोर्स है उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो गन्स को कैरी कर सके। तो इसीलिए फिर धीरे धीरे करके कैवेलरी को कंपनी ने हटा दिया एक तरीके से और इन्फेंट्री को अपनी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया। अब हम लोगों ने ये कंपनी आर्मी के बारे में देख लिया। अब ये चैप्टर के सारे टॉपिक्स ख़त्म हो गए, अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं। अब हम लोगों ने ये देखा कि इस चैप्टर में पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर कैसे धीरे धीरे अपने पॉलिसीज़ और वॉर की वजह से एक टेरिटोरियल पावर में बदलने लगी। अब 1857 तक इंडिया पूरे ऑलमोस्ट होल ऑफ इंडिया पे इस कंट्रोल हो गया था ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब ये इस चैप्टर के NCERT क्वेश्चंस हैं, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा। आप लोग इसको सॉल्व करने के ट्राई करिए अपने से, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको डालिए कमेंट बॉक्स में, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। सो नाउ दिस चैप्टर इज़ ओवर। हम लोग ने दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप लोग दोनों पार्ट को एक बार फिर से देखिएगा, और मेरे अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिए। थैंक यू, बाय बाय।